मैं सुदर्शन टीवी चैनल का आभारी हूं कि आज सबसे रूबरू होने का और देशवासियों से रूबरू होने का मौका मिला कि किस तरह एक राष्ट्रवादी सोच की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को, भारतीयता को और भारत के लोगों को वो सम्मान दिलवाने में कामयाब हुई जो आज़ादी के बाद शायद आज भारत के लोगों का सम्मान शिखर पटल पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस बात से आप सहमत होंगे कि आज भारतीयता का, भारत के लोगों का सम्मान दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह सब कुछ कदम उठाए जो उन्हें उठाने चाहिए थे। और सच्चाई यह है कि विश्व आज अपेक्षा कर रहा है भारत के लोगों से कि विश्व गुरु बनकर भारत विश्व का मार्गदर्शन करे। ऐसी अपेक्षा विश्व की है, विश्व के लोगों की है। ऐसे देश, अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश ने इतिहास लिखा है। मात्र 2 वर्ष के समय में कितनी बार अमेरिका की मीटिंग हुई, कितने बार प्रधानमंत्रियों की दोनों की बातें हुई और किस किस विषयों पर सहमति हुई, यह अपने आप में एक मील का पत्थर होगा। चाइना जैसे देश के प्रधानमंत्री जो शायद अपने देश की राजधानी बीजिंग छोड़कर कभी दूसरे शहर में नहीं गए, चाइना के प्रधानमंत्री पहली बार किसी विश्व के किसी मेहमान को रिसीव करने के लिए शियान राज्य में आए। आज अगर मैं अपने 3 मंत्रालयों की बात ही करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इससे पहले सभी मंत्रियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो भारत ने प्रगति की है उसका एक विचार मंथन यहां पर हुआ होगा। जब भी बात हुई भारत की, कभी हम लोगों ने अपने बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं करी। हमने बात करी कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है भारत की घनी संस्कृति। मुझे वो फिल्मी डायलॉग याद आता है कि जिसमें हीरो कहता है कि मेरे पास माँ है, और इसी तरह हमें भी कहते ये गर्व होता है कि मेरे पास भारत माँ है। और वह भारत माँ जिसकी घनी संस्कृति है, जिसकी रिच हेरिटेज है, जिसके सामने आज पूरा विश्व नतमस्तक है। जब इन तीनों मंत्रालयों का मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं पेशे से डॉक्टर आदमी, तो मैं समझा कि मुझे शायद चिकित्सा में या स्वास्थ्य सेवाओं में कोई मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। जब प्रधानमंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत की घनी संस्कृति को पर्यटन के माध्यम से उड्डयन के पंख लगाकर किस तरह हम विश्व के कोने कोने में पहुंचाएं, यह हमारा ध्येय हो। और अपने इन तीनों मंत्रालयों के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास उन सपनों में रंग भरने का मैं कर रहा हूं कि जिसकी परिकल्पना हमारे देशवासियों ने की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। आज उसी प्रयास के तहत जब भी कभी प्रधानमंत्री जी, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से बोले हों, चाहे वो मेडिसिन स्क्वायर से बोले हों, उन्होंने हमेशा पर्यटन को एक नई पहचान दी, नई परिभाषा दी और नई ज़रूरत के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया, विश्व के सामने प्रस्तुत किया। पर्यटन सिर्फ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक देश से दूसरे क्षेत्र में जाना नहीं, सिर्फ एक दूसरे के साथ देश की संस्कृति को एक दूसरे कोने पर ले जाना, वहाँ से कुछ अच्छी बातें लेकर आना। जहाँ पश्चिम देशों की अगर हम बात करें, अगर उनसे कुछ सीखने के लिए, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ है, तो सच्चाई यह है कि हमारे पास भी पूरे विश्व को देने के लिए भी बहुत कुछ है। और वो देने के लिए है तो हमारी ताकत है, हमारी घनी संस्कृति। आज पूरा विश्व नतमस्तक है कि आखिरकार कौन सा ऐसी ताकत है जो इन 125 करोड़ देशवासियों को एक सूत्र में बांधे हुए है, जहां हर 10-20 किलोमीटर पर जाने पर भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, धर्म जाति की बदल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक है। किस तरह धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लाखों लोग एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसी ताकत को हम किस तरह से आगे ले जाएं। पिछले समय के अंदर
पर्यटन की दृष्टि से भारत सरकार ने, पर्यटन मंत्रालय ने जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मैं उनका छोटा सा एक ब्यौरा आपके सामने दूंगा। पूरे विश्व के अंदर पर्यटन की प्रगति लगभग 4.6% रही है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि भारत के अंदर यह प्रगति की दर 9.6% से हुई है। पिछले वर्ष 1,23,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा पर्यटन के माध्यम से भारत सरकार ने अर्जित की और इस वर्ष यह 1,35,000 करोड़ रुपए हो गई, जो लगभग 10% अधिक है। पूरे विश्व ने हमारी पर्यटन की ताकत को पहचाना है और पर्यटन से जुड़े हुए जो 3 हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, स्वच्छता, सुरक्षा और मेजबानी, जिसे हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, और कनेक्टिविटी, इन चारों विषयों को हम लोगों ने महत्वता देते हुए स्वच्छता को, हमारे सभी पर्यटक स्थलों और मॉन्यूमेंट्स को हम लोगों ने स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता आंदोलन से जोड़ा है। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे विश्व के देश हैं जहां सुरक्षा की दृष्टि से हमसे भी बदतर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दुष्प्रचार के कारण कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भी मुझे साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। मैं शाम के समय भोजन के बाद होटल के प्राचीर के अंदर कुछ वॉक करना चाहता था। आप समझिए कि कमरे की दीवार से कुछ दूर जाते ही मुझे रोक दिया गया कि आगे जाना सुरक्षित नहीं है, आप इसी दीवारी में घूम लें। मैं सवेरे 6 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक करना चाहता था, मुझे फिर रोक दिया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आज अगर छुटपुट घटनाएं 125 करोड़ लोगों के देश के अंदर होती हैं, होनी नहीं चाहिए। कोई एक घटना अगर ऐसी हो जाती है तो पर्यटन की दृष्टि से हम बहुत पीछे चले जाते हैं, यह भी बात सच है। लेकिन उन घटनाओं का किस तरह से प्रचार किया जाता है मीडिया के माध्यम से भी, मैं समझता हूं उसके पीछे भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई साजिश ना हो कि हम भारत को किसी तरह ये प्रूव कर सकें कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। हम लोगों ने उस व्यवस्था को भी जानकर एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू करी है जो विश्व में पहली बार इस तरह का एक प्रयास शुरू हुआ है। जापानी टूरिस्ट जब यहाँ आता है, चाइनीज टूरिस्ट यहाँ आता है, तो उसे किसी से भी बात करते हुए दिक्कत होती है, उसकी भाषा का क्योंकि फ़र्क है। हम लोगों को भी दिक्कत होती है, अगर हम इंडोनेशिया जाते हैं, अगर हम कहीं बेल्जियम जाते हैं, स्पेन जाते हैं, तो उस भाषा में हम नहीं बात कर पाते। आज भारत ने पहली बार 12 भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में ये सुविधा शुरू करी है कि अगर कोई जापानीज टूरिस्ट, चाइनीज टूरिस्ट आता है तो उसको चाइनीज भाषा के अंदर उसका जवाब मिलेगा कि आखिरकार आपने क्या क्या आपने किया है, क्या दिक्कत है आपकी, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से पर्यटन की दृष्टि से भारत सरकार ने बहुत कुछ जो प्रगति की है। और मुझे तो मैं तो राजनीति में भी नया हूँ और मंत्रालय का भी मुझे नया ही अनुभव है, लेकिन मुझे अच्छा है कि एक छात्र के नाते, एक स्टूडेंट राजनीति के नाते मेरा रिजल्ट भी आ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत पर्यटक इंडेक्स पर 65वें स्थान पर था और अब 13 स्थानों का जंप इतिहास में पहली बार होकर हम लोग 52वें स्थान पर आ गए हैं। मैं समझता हूं कि ये भी भारत के प्रति लोगों के विश्वास में एक बहुत बड़ी इजाफा है। संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से हमने अपने सभी मॉन्यूमेंट्स को ई-टिकटिंग की सुविधा से, आज पूरा का पूरा पोर्टल्स पर अवेलेबल है सारी सुविधाएं। स्वच्छ स्मारक के माध्यम से भारत की संस्कृति को हम ले जा रहे हैं। 42 स्मारक ऐसे हैं हमारे यहाँ जो पूरे भारत की संस्कृति को देश और विश्व के सामने शोकेस करते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया है, एक बड़ी सुविधा हम लोगों ने शुरू करी है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। देश में 486 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से मात्र 84 हवाई अड्डे इस्तेमाल होते हैं, बाकी हवाई पट्टियों का उपयोग नहीं होता। कुछ लोग उनको अपने पारिवारिक हवाई अड्डों की तरह से भी बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मुझे खुशी है कि अब एक नई स्कीम के माध्यम से जो हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, उनको भी हम हवाई सेवाओं से जोड़ेंगे, जिसमें 1 घंटे का फ्लाइंग टाइम की कीमत 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, जिससे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग भी, ग्रामीण अंचल के लोग भी इस सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। मैं भी एक छोटे गांव से आता हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद जीवन में मुझे हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसी छोटे से प्रयास के तहत इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है जो देश को जोड़ेगा और पर्यटन को भी नई परिभाषाएं देगा। बोलने के लिए अभी मेरे 3 मंत्रालय में भी 3 मिनट ही मुझे दिए गए हैं, तो मैं बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझूंगा कि अगर ऐसी कोई बातें होंगी तो कुछ प्रश्न चिन्हों के माध्यम से वो आ जाएंगी। मैं
आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा देश भारत आज विश्व पटल पर अपनी एक ऐसी पहचान बनाए हुए है जिसके अंदर, और हम गौरव और गरिमापूर्ण ढंग से ये कह सकते हैं कि आज भारत एक संप्रभुता पूर्ण देश है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। भारत के पास सब कुछ है, चारों खूबसूरत, पांचों खूबसूरत मौसम है, 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा हमारे पास है, विश्व का 73% हिमालय हमारे पास है, हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, हमारे पास आध्यात्म, धार्मिक, योग, सब कुछ है। एक पूरी तरह से संपूर्ण देश है भारत, और हम उस भारत के गौरवशाली नागरिक हैं। इस गौरव के साथ हम लोग जिएं और विश्व पटल पर अपनी बात को मजबूती से कहें। मैं इसी के यही प्रार्थना आप सबसे करता हूं। तीनों मंत्रालय है, शुरुआत मुझे लगता है कि संस्कृति से ही करनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार को आने में संस्कृति भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिसकी लोगों को चिंता है कि जिसके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, कई राज्यों में धर्मांतरण हो रहा था और उसको सरकार पुरस्कृत कर रही थी, और इसीलिए भी लोगों में वो गुस्सा था, द्वेष था, या एक आशा थी कि नई सरकार और मोदी सरकार उसमें कुछ करे, आप कर भी रहे। लेकिन जिस प्रकार से संस्कृति विषय में आप कुछ भी स्टेप लेते हैं तो विपक्ष हंगामा कर देता है, उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ता है। देखिए, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, मुझे खुशी है कि मैंने जो भी बात कही, आप शायद इशारा उसी तरफ करना चाह रहे हैं कि मैंने उनमें से दिए हुए किसी भी स्टेटमेंट के लिए मैं आज भी अपनी जिम्मेदारी से और मजबूती से उन पर खड़ा हूं। शब्दों का हेरफेर, कभी इफ एंड बट और कॉमा अगर आप मीडिया के लोग करें तो बात दूसरी है। मैंने उनमें से किसी शब्द के लिए वापस नहीं लिया, मैंने उसमें किसी शब्द के लिए क्षमा नहीं मांगी, और मजबूती से जो कहा मैं आज भी उस पर उसी व्यवस्था के तहत खड़ा हुआ हूं। मुझे इसमें कोई शिकवा नहीं है। लोग बात कहें कि मेरा देश असहिष्णु हो गया, वो लोग कौन थे जो, बिहार चुनाव शुरू हुआ तो देश असहिष्णु हो गया, चुनाव खत्म हो गया तो देश सहिष्णु हो गया। आखिरकार वो, और सबसे बड़ी पहचान करनी पड़ेगी वो लोग कौन थे कहने वाले। बिल्कुल, वो लोग वो थे जिन्होंने ये कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री हम गोधरा के हत्यारे को, नरेंद्र मोदी को नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनकी पीड़ा ये थी, और उस पीड़ा को उजागर करने के लिए उन्होंने देश के साथ एक घृणित पाप किया है। वो राजनीति करते अच्छी बात थी, साहित्यकारों के चोगे में बैठकर अगर वो राजनीति करें ये स्वीकार्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2600 लोगों को अवार्ड मिले थे, जिनमें से मात्र 32 लोग क्या इस देश की दिशा और नीतियां निर्धारित करेंगे? राजनीति से प्रेरित होकर कम से कम भारत मां को असहिष्णु कहने का जो घृणित पाप उन्होंने किया है, देश की जनता इसका जवाब उनसे पूछेगी। बिल्कुल, भी आपके माध्यम से पूछे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके विदेश जाने के टिकट बंद हो गए, उनके 5 स्टार फैसिलिटी बंद हो गई जो आपने करवाई। देखिए, पिछले समय से आज कांग्रेस को जवाब मिल गया है। 60 साल इस देश में राज करने के बाद किधर वो देश को ले गए थे। मुझे पीड़ा होती थी कि जब कल्चर डिपार्टमेंट की कोई समिति होती थी तो उसमें कहता साहब फला उसके मेंबर है, जब उसका बायोडाटा निकालकर हम देखते तो बोले शिक्षा है 8वीं क्लास पास, क्वालिफिकेशन है कि कांग्रेस का युवा मोर्चे का मैं अध्यक्ष हूं। इस क्वालिफिकेशन के साथ आज उन लोगों ने संस्कृति विभाग के अंदर लोगों समितियों में लोगों को रख रखा था। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, उसकी 21 सदस्यीय समिति हमारी सरकार ने अभी घोषित की है। राम बहादुर राय जी उसके अध्यक्ष के साथ जो 21 लोग हैं, एक एक व्यक्ति अपने आप में संस्कृति का, भारत के इतिहास का, साहित्य का, कला का मर्मज्ञ है। एक एक व्यक्ति ऐसा चुन चुन कर उन पदों पर लाया गया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारी अब इतने अच्छे लोगों को लाएंगे तो कुछ लोगों को तो तकलीफ होगी ना। अब ये स्वाभाविक है उनकी, अब उनकी पीड़ा का निवारण हम तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको पाप की सजा उनको तो मिल चुकी है और मिल गई है। आज जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पर जा रही है, उसकी कल्चर और टूरिज्म से मिला एक सवाल है। अभी मैं पिछले दिनों फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जब आ रहा था तो एक ब्रिटिश एयरवेज में BBC की उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा था जो निर्भया से जुड़ी थी और जो भारत में बैन थी। तो मैंने वैसे तो 35,000 फुट पर हवा में आपत्ति करके उनसे वो बंद करवाई एयरक्राफ्ट में भी,
लेकिन भारत सरकार ऐसे विषयों के लिए ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करे, ऐसी अपेक्षा लोगों को है। देखिए, भारत सरकार समय समय पर इसका संज्ञान लेती रहती है, लेकिन हम कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं से, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बंधे हुए हैं। और हमारी संस्कृति ये है कि हम कई बार इन विषयों को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, बल्कि हमारे वो षड्यंत्र भी होता है। भारत का बढ़ता हुआ टूरिज्म, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, सुदर्शन ने उस पर रिसर्च किया है और आपके मिनिस्ट्री को मैं देना चाहूंगा। पिछले दिनों गोवा में रशियन लड़कियों पर होने वाले बलात्कारों की खबरें अचानक से बढ़ गई। पता चला कि रशिया से गोवा में आने वाले जो चार्टर एयरक्राफ्ट थे उसकी संख्या 165% बढ़ी थी, और वो खबरों ने उसको घटाकर 40% तक ला दिया। तो ये ऐसी विदेशी मीडिया द्वारा फैलाने वाली जो खबरें हैं या षड्यंत्र है, वो भी भारत के टूरिज्म को खराब करता है। देखिए, मैंने तो कहा ना कि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है विश्व के कुछ लोगों की साजिश हो, राजनीतिक लोगों की कहीं ना कहीं साजिश हो भारत को बदनाम करने की। लेकिन भारत की व्यवस्था इतनी मजबूत है, भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है कि उसको इस तरह की हरकतों से नीचे नहीं गिराया जा सकता। भारत एक मजबूत देश के रूप में, एक सुरक्षित देश के रूप में, एक स्वच्छ देश के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का पर्यटन भी हमारा टारगेट है कि 2020 और 2025 तक, जो आज की डेट के अंदर हमारे जीडीपी का 6.8% हम पर्यटन की दृष्टि से ला पाते हैं, इसको हम 9% तक ले जाने में मुझे उम्मीद है कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, लोग तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान देखे, क्योंकि विदेश में या दुनिया के किसी भी देश में जो कुछ नैसर्गिक संपदा है वो सब कुछ भारत में है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाना हो, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का स्वर्ग है, कश्मीर है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, यही पीड़ा है, और जिस पीड़ा को हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मैं मंत्री बना तो मुझे पहली हिदायत के रूप में ये मिला था कि हम सभी मंत्रियों को महीने में एक बार किसी न किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाना है। और जाना ये नहीं कि सवेरे गए 2 घंटे बाद लौट के आ गए, रात को वहाँ रहना भी है, उनके लोगों के साथ उठना बैठना भी है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से लोगों में एक विश्वास बढ़ा, और इस तरह से ये सोच के साथ कि नॉर्थ ईस्ट भी भारत की प्रगति के साथ साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर चले। ये सच है, जितनी नेचुरल ब्यूटी, जितनी हमारे रिसोर्सेज जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर है, उतने शायद विश्व के पास भी नहीं है, लेकिन हम उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट आज भी पिछड़ा हुआ है, और उसकी आज एक शुरुआत हो गई है। एक रोल मॉडल के रूप में हमें आसाम जैसा प्रदेश मिला है, जिसको हम एक आदर्श स्टेट के रूप में डेवलप करके दिखाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट ने आपको फायदा तो दिया है। कई दर्शक बात करना चाहते हैं, हम यहाँ से जहाँ माइक पहुँचा है वहाँ से पहले शुरू करें। हाँ, माइक जहाँ पहुँचा है। मैं प्रमोद पांडे हूँ और प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि पर्यटन और संस्कृति का बड़ा गहरा नाता होता है। विलियम शेक्सपियर का जो घर है लंदन में, वहाँ पे बौद्धिक वर्ग चाहे कहीं का भी रहने वाला हो सबसे अधिक पर्यटन करता है, जाता है। क्या भारत का संस्कृति मंत्रालय भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के घर, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, उनके प्रति गंभीर है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र की गलती यह तो नहीं थी कि वो भारत में पैदा हुए, जबकि उनका ओहदा उसी विलियम शेक्सपियर के बराबर है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, यह सवाल नहीं, एक कंसर्न भी है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनारस के लोग रहने वाले थे, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी में इन लोगों के प्रति संस्कृति मंत्रालय का कोई एजेंडा है क्या? देखिए, मुझे खुशी है कि वहाँ में एक दिन मैं वाराणसी भी जाता हूँ, प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में। वहाँ के लोगों से मैं कुछ सुझाव विचार भी लेता हूँ। ये बात सच है कि, और ये हमारे देश के बहुत सारे लोगों की पीड़ा है कि बहुत सारे लोग जिनका भारत की आज़ादी में, भारत की संस्कृति और कला के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा, ना जाने किन कारणों से उपेक्षित रहे। और हमारी सरकार की ये योजना बनी है कि ऐसे सभी लोगों को, ऐसी सभी विधाओं को छांट छांट कर हम उन्हें आगे बढ़ाएं। ये जो दोनों तीनों नाम आपने मुझे दिए हैं, मैं समझता हूं कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि उचित स्थान इनको अभी तक नहीं मिला है। मैं आपके सुझाव को एक अच्छा सुझाव मानकर इन्हें प्रयास करूंगा कि इनको भी पूरी तरह से समायोजित किया जाए और सम्मान मिले। नेक्स्ट।
जी, मैं संध्या बजाज हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, देश के बच्चों की तरफ से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ कहा कि 2500 रुपये में आप हवाई यात्रा कराने वाले हैं, जिस सुन के हमें बहुत ही खुशी हुई। परंतु मैं उनकी तरफ से ये जानना चाहती हूँ कि छुट्टियाँ हो रही हैं, हो गई हैं, स्कूल बंद है और सभी बच्चों की इच्छा है कि वो कहीं अच्छे स्टेशन पे जाएं, क्योंकि यहाँ के स्टेशन को वो देख चुके हैं एक बारी। तो मैंने एक ऐड भी सुनी थी जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि पापा इस बार कहीं और चलिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हमारी सरकार, आपका मंत्रालय बच्चों को कोई किसी तरह की रियायत दे रहा है इन 2 महीनों के अंदर? देखिए मैं इनके सवाल में जोड़ता हूँ कि अगर ऐसी कोई ऑफर एयरलाइंस वाले बच्चों के लिए सस्ते में निकालेंगे तो साथ में जाने वाले पेरेंट्स का भाड़ा बढ़ा के लगाएंगे। ये आज जेब कटाई हो रही है। ये तो नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से क्योंकि आजकल तो बैग उठाने के लिए भी अलग से पैसे मांगे मंत्री जाते जी से हैं। जानना चाहती हूँ कि बच्चों को कुछ रियायत दीजिए। और एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट होने के नाते मैं प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि बच्चों को छुट्टियों में जाने के लिए कोई ना कोई योजना जरूर बनाई जाए। मंत्री जी, मैं एक सेकंड, अगला इनके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अवार्ड वापसी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि लोगों ने अवार्ड वापसी तो की इलेक्शन के पहले, लेकिन जो कैश अवार्ड था वो क्यों नहीं वापसी किया? धन्यवाद आपके। मंत्री जी, मैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र हूँ, म्यूनिसिपल सेक्रेटरी हूँ हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, हेरिटेज लाइब्रेरी की। मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि एक सजेशन है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर हेरिटेज लाइब्रेरीज मर रही हैं। प्लीज़ ये अगर हम हेरिटेज लाइब्रेरीज़ को उठा दें, इनको मॉडर्नाइज कर दें और इनको भी अपने टूरिस्ट सर्किट से जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा काम मोदी जी की सरकार में आपके माध्यम से होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है सारे मैनेजमेंट की तरफ से, सारी हेरिटेज लाइब्रेरीज़ की तरफ से कि एक बहुत मूवमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए चलना चाहिए। बड़ी दूर दूर से स्कॉलर्स लाइब्रेरीज़ में पढ़ने आते हैं। अगर हम इसको टूरिस्ट सर्किट से जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा इजाफा हमारी इनकम के अंदर होगा, रेवेन्यू के अंदर होगा। धन्यवाद। शोभा जी, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि भारत सरकार इसके विषय में, ये बात सही है कि पिछले 10-15 सालों के अंदर लाइब्रेरियों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मुझे ध्यान है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की रोशनी में पढ़कर मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन आज वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। हम लोगों ने एक लाइब्रेरी मिशन नाम से एक नई योजना शुरू करी है जिसमें सारी इस तरह की हेरिटेज लाइब्रेरी को, चाहे वो रामपुर रजा लाइब्रेरी हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी हो, इन सभी लाइब्रेरियों को अलग ढंग से प्रभाषित करने के लिए अलग ढंग से उनके अंदर और व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। लाइब्रेरी को डोनेशन भी दी जा रही है। एक हमारे उदाहरण के तौर पर सुरेश खन्ना जी यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ की एक लाइब्रेरी का भी जब व्यवस्था हमारे नज़र में आई तो हमने उसको सुधार के लिए बाकायदा उसके लिए सहयोग भी किया है और बाकी जगहों में लाइब्रेरियों को भी हम लोग शुरुआत कर। माननीय मंत्री जी, मैं दीपक विग आपकी नोएडा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर से। जेवर एयरपोर्ट में जो आपने अपने जुझारूपन से उसको काम यहाँ तक लाए हैं, वो वास्तविक रूप से कब शुरू हो जाएगा? और अभी गडकरी जी ने बताया था कि 1000 करोड़ रुपया हम हर साल टोल टैक्स के अंदर वृद्धि करेंगे, तो डीएनडी टोल टैक्स कब फ्री हो जाएगा? ये आपके घोषणा पत्र में भी है। और क्या उत्तर प्रदेश भाजपा का आप भावी चेहरा होंगे? ठीक है। क्या उत्तर प्रदेश भाजपा का आप भावी चेहरा होंगे? देखिए, मुझे खुशी है कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र भी है और 2002 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, एक प्रयास हुआ कि दिल्ली का हवाई अड्डा, एनसीआर का हवाई अड्डा जो लगभग 2 करोड़ जनसंख्या दिल्ली की है और आसपास गुड़गांव तक, इधर अगर मेरठ तक चले जाएं, मथुरा तक चले जाएं, इधर तक 8-9 करोड़ की जनता है जो एक हवाई अड्डे पर किसी तरह से निर्भर है। जब छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंदर 4-4, 3-3 हवाई अड्डे हो सकते हैं, तो आखिरकार कब तक दिल्ली का ये हवाई अड्डा इस बोझ को सह पाएगा? अभी भी हवाई अड्डे के ऊपर कई बार आपने सुना होगा कि उतरने का समय नहीं मिल पा रहा है, लैंडिंग टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए एनसीआर में एक दूसरा हवाई अड्डा बनाने की योजना बनी और मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल के अंदर एक अच्छी शुरुआत, जिसमें देश की और प्रदेश की दोनों सरकारों ने सहमति जाहिर की है कि एक हवाई अड्डा एनसीआर में बने और उस पर सहमति भी हो गई है। डीपीआर के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति की हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी दोनों सरकारों की सहमति पिछले 14 वर्षों में पहली बार, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है कि जेवर के अंदर एक हवाई अड्डा बने
और जो दिल्ली के हवाई अड्डे का बोझ को पूरा करेगा। तो मुझे विश्वास है कि जेवर हवाई अड्डा का काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो जाने का काम शुरू हो चुका है। मंत्री जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत भाषा देश के सभी बच्चों को पढ़ना, लिखना और समझना आना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था हिंदी, मतलब हिंदी और संस्कृत दो विषय ऐसे हैं जो सभी बच्चों को लिखना, बोल भले ना पाए लेकिन लिखना पढ़ना समझना आना चाहिए। ये व्यवस्था हमारे संविधान में भी है। आर्टिकल 351 बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत आनी चाहिए, लेकिन उसको कांग्रेस ने आर्टिकल 351 को हमेशा डस्टबिन में डाल के रखा। मेरा आपसे निवेदन है, इसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं? देखिए, भारत सरकार संकल्पित है कि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के उत्थान के लिए हम सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर, मैं समझता हूँ हिंदी के लिए समितियां बनी हुई हैं सभी मंत्रालयों पर, और सरकार की भी ये स्वीकारता है कि हिंदी को हम एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करें। संस्कृति हमारी सभी भाषाओं की, बहुत सारी भाषाओं की जननी है, चाहे वो कंप्यूटर की भाषा हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो। मैं समझता हूँ ये हमारी एक ऐसी भाषा है जो हमारी पुरानी भारत की संस्कृति की हमें याद भी दिलाती है, और भारत सरकार भी संकल्पित है कि संस्कृत और हिंदी दोनों के बढ़ावे के लिए काम करे। मैंने उसके प्रयास के तहत जब मुझे पार्लियामेंट में शपथ ली तो मैंने शपथ संस्कृत में ली थी, मैं आपको